वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में उस अटल फॉर्मूले की बात जिससे उस बाढ़ से निजात मिल सकती है जिसने जवां हिंदुस्तान की कमर तोड़ रखी है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 65,000 करोड़ का बजट हिंदुस्तान में तबाही के नाम चला जाता है। केरल में इस बार जो तबाही हुई है उससे पूरी तरह निपटने के लिए 50,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो सकता है। तब भी वैसा नहीं हो पाएगा जैसा पहले था। केरल के सीएम ने 23,000 करोड़ तो अभी ही मांगे हैं, लेकिन सोचिए सालाना बाढ़ की हालत ऐसी हो गई है मानो आपके सुंदर से घर के सामने ओपन ड्रेनेज हो। पानी ओवरफ्लो होता है तो घर की सुंदरता को भी बहा देता है। हम क्या करते हैं कि जहां नाले का पानी घुसा, बदरंग किया, उस हिस्से को दोबारा पेंट करा देते हैं। लेकिन हम नाले का स्वरूप ही बदल दें इस पर नहीं सोचते, बस तस्वीर देखते हैं। हिंदुस्तान में बाढ़ देखते देखते बर्बादी का समंदर बनती जा रही है। हर दिन इसमें नई तस्वीर सामने आती है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की। निघासन रोड के मैनहा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बहुत बड़ा मगरमच्छ, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो सड़क पर निकला। वजह यह थी कि लखीमपुर खीरी में बाढ़ आई है। पानी बांध के ऊपर से होकर बह रहा है, जिसकी वजह से यह मगरमच्छ भी तेज बहाव में बह गया। बड़ी मुश्किल से वन विभाग की टीम ने इस मगरमच्छ पर काबू पाया। अब तक आप हिंदुस्तान की बाढ़ में इंसान को बहते देखते रहे, लेकिन दिन ब दिन हिंदुस्तान की बाढ़ इतनी विनाशकारी होती जा रही है कि अब इससे भारी तादाद में बेजुबान भी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन क्या इस बाढ़ को रोका नहीं जा सकता? दरअसल हम यही सवाल आज आपके सामने लेकर आए। बाढ़ रुक नहीं रही। केरल में विनाश लीला के बाद लोगों को बसाने बुलाने का काम चल ही रहा है कि उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा भयंकर बाढ़ की चपेट में। हालात केरल की तरह भले ना हो, लेकिन दुख और तकलीफ वैसी ही है। सवाल यह है कि क्या इसे रोक नहीं सकते? इसे रोकने का कोई अटल फॉर्मूला नहीं है क्या? फॉर्मूला है और इस पर काम भी हुआ, लेकिन हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि हम लोग जरूरत के हिसाब से 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर 4 कदम पीछे हट जाते हैं, फिर से 2 कदम बढ़ाते हैं। नतीजा यह होता है कि जहां खड़े थे वहीं खड़े रहते। कैसे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से आई कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। यहां देखते देखते एक कार सैलाब में बह गई। छुटमलपुर इलाके के मां शाकुंभरी देवी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की खड़ी गाड़ियां भारी बारिश के बाद सैलाब में बहने लगी। जब सैलाब आया तो लोग कार के अंदर नहीं थे। इतना ही नहीं, बारिश का पानी मंदिर परिसर में घुस गया और कई अस्थायी दुकानें बह गईं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने भी जी जान से रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सब बहा ले गए। लोगों का कहना है कि बाढ़ अब उनकी नियति में है, वो इसे किस्मत मान बैठे। कमोबेश यही हाल एमपी छत्तीसगढ़ का भी है। यहां भी भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा। रायपुर में पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया, किसी तरह उसकी जान बची। रायपुर के महादेव घाट से भाठा गांव जाने वाले रास्ते पर 2 बाइक सवार युवक नाले को पार कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव में उनकी बाइक फिसल गई। हम फिसलते जा रहे हैं, बाढ़ में मरते जा रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे विशाल देश में एक तरफ बाढ़ से हाहाकार रहता है, दूसरी तरफ सूखे से। कहने के लिए यह प्राकृतिक आपदा है, लेकिन क्या महज कुछ किलोमीटर पर पानी और दूसरी तरफ सूखे को बैलेंस नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। सालों पहले इस देश में नदियों को जोड़ने की बात सामने आई। दशकों तक योजना खटाई में पड़ी रही। इंदिरा सरकार और बाद में अटल सरकार के समय इस योजना पर बहुत तरह की बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन इसकी लागत और दूसरे तामझाम को देखते हुए अटल सरकार ने तब पांव पीछे खींच लिए। इस बार केरल की तबाही और देश के दूसरे हिस्सों में तबाही के बाद ये इस योजना की चर्चा फिर से हो रही है। ये 2 लोग हैं जिनके दिमाग में पहली बार आया कि हिंदुस्तान में बार बार आने वाले पानी के प्रलय का कुछ कारगर निदान होना चाहिए। ये है मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ इंजीनियर रहे सर आर्थर कॉटन, जिनके दिमाग में ये सब 1919 में आया। और ये दूसरी तस्वीर है पूर्व केंद्रीय ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री के.एल. राव की, जिन्होंने गंगा और कावेरी की सहायक नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र के सामने रखा। शुरुआत की योजना में यह कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर ही मौजूद 3 अलग अलग प्रायद्वीप यानी हिमालयन रेंज, विंध्य और डेक्कन ट्रैप में मौजूद नदियों को ही पहले जोड़ा जाए। बाद में यह प्रस्ताव आया कि 37 नदियों को जोड़ दिया जाए।
जो वाटर सरप्लस एरियाज हैं, जहां पानी की अधिकता रहती है, उन एरियाज से जहां वाटर डिफिशियंसी है, उन एरियाज के रिवर में वाटर को ट्रांसफर करना, ये मेन कंसेप्ट है। अगर ऐसा संभव हो पाता है, जिसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है, कई कंट्रीज में इस तरह के प्रयोग हुए हैं, तो इन टेक्निकल फिजिबिलिटी को देखते हुए हम फोरसी कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के सरप्लस एरियाज में, वाटर सरप्लस एरियाज से पानी डेफिशिएंट एरियाज में पहुंचेगा और एक रीडिस्ट्रीब्यूशन वाटर का हो सकता है। लेकिन 15 साल होने को है, इस मामले में अभी तक कुछ खास हुआ नहीं। इसकी बड़ी वजह है इसका बजट, जो करीब 5,60,000 करोड़ का है, और यह अनुमान 2005 का था, मतलब 13 साल पहले। अब यह 1.5 गुना बढ़ चुका है, मतलब करीब 8 लाख करोड़ रुपए। आठ लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश के लिए। यह बजट किसी भी सरकार का बजट बिगाड़ देने वाला है। लेकिन इस बजट को लाने का तरीका ढूंढा जा सकता है, वो भी तब जब सालाना नुकसान एक दशक में इस बजट के कमोवेश बराबर हो जाने का खतरा है। देखते जाइए, केरल, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली, हर तरफ तबाही ही तबाही। यमुना से तबाही, गंगा से तबाही, कोसी से तबाही, गंडक से तबाही, और तो और ये डराते हुए पहाड़ी नाले। क्या दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी वाला मुल्क हिंदुस्तान इन नालों, नदियों के आगे घुटने टेकता जा रहा है? एक अनुमान के मुताबिक बाढ़, बारिश, सूखा, लैंडस्लाइड की वजह से एक सीजन में हिंदुस्तान को 68,000 करोड़ तक का नुकसान होता है। अगर जानमाल, जंगल, जमीन, पानी सब की क्षति जोड़ दे तो ये एक मोटा अनुमान है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्रोफेसर D.K. शाही कहते हैं कि बाढ़ को नहीं रोका जा सकता, तबाही रोकी जा सकती है। देखो, ऑब्वियसली बाढ़ एक नेचुरल फिनोमेना है। हम उसकी कैलामिटी को कम कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, लेकिन बाढ़ के आने को हम नहीं रोक सकते हैं। देश के ज्यादातर पर्यावरणविद भी इसी राय के आसपास हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर तबाही को कैसे रोका जाए। केरल फ्लड की ये तस्वीर नासा ने जारी की है, बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद। आप अंदाजा लगाइए कि केरल किस हद तक बर्बाद हो गया। जहां भी बाढ़ से तबाही बर्बादी आ रही है, वो ऐसी ही लोग बहे जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम एनडीआरएफ और सेना की टुकड़ियों को भेजकर फौरी राहत के बाद चुप बैठ जाता है। लेकिन कब तक, प्रबंधन के किस स्तर पर हम काम नहीं कर रहे। नतीजा यह है कि पहाड़ों में भी अवैज्ञानिक तरीके से जंगल काटे जाने से एक ही बार में पूरा पहाड़ बह जा रहा है और इंसान की पूरी बस्ती उसके नीचे। बाद में ये पहाड़ गाद बनकर नदियों को भर देता है, जिससे अगली बार के लिए बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। कुछ तस्वीरों के जरिए इसे और समझिए। देखा आपने, आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे, जैसे मन करेगा वैसे प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो यही होता है, फिर आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ऋषिकेश की तस्वीरें थी, महज 15 सेकंड में आधा पहाड़ खाई में। अब उत्तराखंड से ही एक और तस्वीर देखिए। ये टिहरी में पहाड़ के बह जाने के बाद चल रहा रेस्क्यू है। 7 लोग जो एक ही परिवार के थे, उन पर यह पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। दोनों जगहों की घटना के पीछे की वजह पहाड़ पर अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई को बताया जा रहा है, और इस पर इसलिए कोई रोक टोक नहीं कि माफियाओं ने सिस्टम को खरीद रखा है, क्योंकि हम लोग कुछ भी सिस्टमैटिक ढंग से नहीं कर रहे। दुनिया के दूसरे देशों ने इस बाढ़, लैंडस्लाइड से निजात पाई है, हम तबाही का आकलन करने में जुटे हैं। एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि हम फिर करें क्या। बस यही सवाल है जिसके लिए आज प्रश्नकाल का हमने ये मुद्दा उठाया।
कुछ चीजें जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो आपको इन तस्वीरों से थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी और कुछ आपको बताते हैं। चीन जिससे हम हर क्षेत्र में अपनी तुलना करते हैं, वहां की बाढ़ और विनाशकारी होती, कहर बनकर टूटी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बारिश का महीना होता है, मानसून आएगा, कितनी तारीख को एंट्री लेगा, कब कहां कितना बरसेगा, ये सब पता होता है। लेकिन चीन में टेरिटोरियल रेन होती है, मतलब अचानक से भारी बारिश, जिस तरह की नौबत अभी आपने केरल में देखी। फिर चीन ने क्या किया वो देखिए। साल 1952 में चीन में माओ के समय नदियों को जोड़ने की परिकल्पना सामने आई। खर्च की समस्या उनके सामने भी आई, टाल मटोल वहां भी हुआ, पर्यावरण को लेकर वहां भी लोग खड़े हुए। लेकिन चीन ने इस आपदा से पिंड छुड़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया, योजना बनाई। प्रोजेक्ट का नाम दिया साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। $50 बिलियन का खर्च रखा गया और युद्ध स्तर पर सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली 4 नदियों का पानी इंटरलिंक कर दिया गया। यांगत्से रिवर को हाई, हुआई और येलो नदी से जोड़ा गया। 100 किलोमीटर की नहर बनाई गई, वाटर बूस्टिंग पंप लगाए गए। इसके बाद अब चीन में 20 से अधिक छोटी छोटी नदियां और उसके कैनाल को जोड़ा जा रहा है। हालत यह है कि चीन बाढ़ को तो नहीं रोक पाई, लेकिन उसकी तबाही को आधे से भी कम कर दिया। साथ में पीने के पानी की उपलब्धता 30% तक बढ़ा ली। खेती के लिए सिंचित इलाके में भी भारी बढ़ोतरी हुई, मतलब एक तीर से 3 शिकार किए गए। यूरोप में तो नदियों को जोड़ने से कई देशों में आपसी वैमनस्य कम हो गया। पानी, बाढ़, इन सब से निजात मिली सो अलग। लेकिन हम चीन से नहीं सीखते, जिसने अपने भारी भरकम बजट को नदियों को जोड़ने में लगाया। उसका बड़ा हिस्सा अब वापस बच रहा है, क्योंकि जान और माल का नुकसान कम हो गया। कई इलाकों में पैदावार बढ़ गई, पीने के पानी की समस्या कम हुई। नदियों से निकाले गए नहरों से कई बड़ी झीलों, दर्जनों तालाबों को जोड़कर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में सफलता पाई गई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो देखिए। हमने भी एक कदम बढ़ाया है। उज्जैन की ये क्षिप्रा नदी है। कुछ साल पहले तक उज्जैन में क्षिप्रा सूख जाती थी। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इससे घोर निराशा होती थी। बाद में नर्मदा को एक पाइप कैनलिंग सिस्टम के जरिए क्षिप्रा से जोड़ा गया। चेक डैम बनाकर पानी को रोक लिया गया। अब उज्जैन की खूबसूरती लौट चुकी है। ऐसे ही केन और बेतवा को 231 किलोमीटर नहर बनाकर जोड़ा जा रहा है। 17,000 करोड़ का बजट, लेकिन अभी तक की योजनाओं में फोकस सूखे से निपटने पर है। बाढ़ के तांडव से बचने के लिए हिंदुस्तान में 30 नदियों को जोड़ना होगा, और जोड़ना इस तरह से होगा कि पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। कोशिश कितनी भी कर लीजिए, सच ये है कि नुकसान तो होगा, बड़ा नुकसान होगा। क्या क्या नुकसान हो सकता है, पहले उसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा वो देखिए। सबसे पहले तो भारी भरकम बजट चाहिए होगा। 5 लाख से ज्यादा, हमने बात की थी 5 लाख करोड़ की, लेकिन अब चूंकि 2018 की हम बात कर रहे हैं, तो ये 8 लाख करोड़ के आसपास का बजट चाहिए होगा। इसके अलावा 5 लाख लोग या उससे ज्यादा लोग जो है वो विस्थापित होंगे, तो उनके लिए क्या कीजिएगा, उनको कहां बसाइएगा, ये सोचना होगा। 80,000 हेक्टेयर जंगल डूब जाएंगे, यानी वहां भी एक समस्या खड़ी होगी और उनकी जगह नए पेड़ लगाने होंगे। जमीन अधिग्रहण एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण करना होगा और ये इतना आसान काम नहीं होगा। नदियों की स्वाभाविक ढाल से छेड़छाड़ होगी, तो फिर उस पर कैसे वो नदियां रिएक्ट करेंगी, इसके लिए भी सोचना होगा, तैयार रहना होगा। और इन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना के लिए आम राय बनानी होगी। हिंदुस्तान जैसे देश में आज के राजनीतिक हालात में यह मुश्किल दिखता है, लेकिन फायदे भी होंगे। और जरा फायदे क्या होंगे वो देखिए। बाढ़ के विनाश को 50% कम किया जा सकेगा, ये एक अनुमान है, लेकिन अगर इसके आसपास भी आंकड़ा बैठा तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और बहुत बड़ी मुसीबत को हम टाल सकेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में सालाना बाढ़ से जो तबाही मचती है, उस तबाही से निजात मिल सकती है। सूखे की समस्या का स्थायी समाधान निकल सकता है, क्योंकि वही पानी जो कहीं तबाही मचा रहा है वो सूखे की समस्या से जूझ रहे दूसरे इलाके में काम आ जाएगा।
देश का सिंचित रकबा जो है वो कम से कम 15% और बढ़ जाएगा। और इससे किसानों को कितना फायदा होगा आप ये अंदाजा लगाइए। 40 गीगावाट तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन हो सकता है, यानी वहां भी फायदा है। इसके अलावा 15,000 किलोमीटर नई नहरों का निर्माण होगा जो कि फायदा ही देंगी, और 10,000 किलोमीटर नौवहन का विकास होगा, परिवहन लागत भी कम हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 नए टूरिस्ट स्पॉट बन जाएंगे इन नदियों को जोड़ने से। नहरों के किनारे बड़े पैमाने पर वन लगाए जाएंगे, वहां पर भी जो पर्यावरण है उसको फायदा होगा। पीने के पानी की समस्या दूर हो सकती है क्योंकि इन नदियों का पानी उन जगहों पर भी पहुंचेगा जहां पीने के पानी की समस्या है। समतली इलाकों में तालाब को रिचार्ज कर अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो पानी का स्तर गिरता जा रहा है वो बेहतर हो जाएगा। 10 सालों तक हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, ये भी इससे फायदा होगा। मतलब नुकसान के मुकाबले फायदा ज्यादा दिखता है। रही बात भारी भरकम बजट की, तो अगर आप सालाना 80,000 करोड़ खर्च करते हैं तो 15 साल में ये पैसा अलग अलग रास्तों से वापस आ जाएगा। दूसरा बड़ा इशू पर्यावरण के नुकसान का है, लेकिन इससे भागने की बजाय रास्ता निकाला जाना चाहिए। पर्यावरण को लेकर भी हम जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाना चाहिए। देश के वाटरमैन राजेंद्र सिंह एक बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नदियों को नदियों से जोड़ने की जगह इंसान को नदियों से जोड़ा जाना चाहिए। ये बात 100% सही है, लेकिन मैं कहता हूं कि जरूरत दोनों है, तो दोनों चीजें एक साथ युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। मतलब सिर्फ सूरत बदलने से होना चाहिए, जो होता नहीं दिख रहा। हर दिन के बाढ़ के दौरान बाढ़ से विनाश की नई नई तस्वीरें कब तक दिखाई जाएंगी, ये सिलसिला थमना चाहिए। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही।